एवरीवन, स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत हम लेट हैं अच्छी मात्रा में, बट ठीक है, क्लास होना आज जरूरी है। और घर का काम करते करते थक जाती हूँ। जितना टाइम भी निकाल पाती हूँ उतना मैं सिर्फ क्लास कर पाती हूँ। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो पाएगा? सुरभि, बात आपकी मैंने मान ली, लेकिन कुछ भी करिए, जो दिन का काम है उस दिन का, जैसे आप बोल रहे हो ना क्लास लेना, वो तो उसी दिन खत्म कीजिए और वीकेंड पे रिवीजन कर लीजिए। जो सैटरडे संडे मिलते हैं उसमें टाइम निकालिए रात का दिन का, क्योंकि बिना रिवीजन के भी चीजें फिर काम की नहीं रहती। विद इन अ वीक आपका प्रॉपर रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए। इवन दिन के दिन उस काम को खत्म करना होता है कि अगर आपने आज जो चीज पढ़ी है वो आप रिवीजन करके उसमें नोट्स बनाए उस तरह से। तो समझ रहे हो मैं सिचुएशन, बट इसका दूसरा इलाज नहीं है। दिमाग से चीजें निकलेंगी तो दिक्कत होगी। क्या कल आपकी क्लास होगी? अच्छा, कल क्या है? ईद है शायद, है ना? अगर छुट्टी है सभी की तो छुट्टी होगी, बट हो सकता है फिर भी मैं क्लास लगवा दूं शायद, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त चल रही हैं, मैं समझ रही हूँ। एक काम करेंगे कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लर्निंग एंड मोटिवेशन को समझेंगे। लगवा दूंगी यार मैं क्लास, जहां तक अगर छुट्टी हुई भी ना तब भी मैं लगवा दूंगी, डोंट वरी। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग करेंगे सबसे पहले। और इसमें हम बात कर रहे थे, आज से एक रूल बनाते हैं नेक्स्ट 1 वीक के लिए, है ना? नेक्स्ट 1 वीक के लिए। और मुझे लगता है नेक्स्ट 1 वीक के लिए बन गया अगर, तो फिर तो चल जाएगा। ये थोड़ा सा चीजें ज्यादा होती हैं किसी दिन। मैं सोचती हूँ यार छुट्टी करने से बेटर है थोड़ा लेट भी शुरू कर दें तो चल जाएगा। तो ये हम रूल बना रहे हैं। आज 28 तारीख है, वेंसडे। नेक्स्ट वेंसडे तक जितनी भी क्लास होंगी, चाहे वो, चलो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वेंसडे तक 7:05 तक शुरू हो जाएंगी। वैसे तो अंडर 10 में शुरू करती हूँ, जनरली हो भी जाती है 7-9 तक, 7-7 तक, बट कोशिश रहेगी वेंसडे तक अगले एक हफ्ते के लिए 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास आपकी शुरू हो, जिससे आप भी परेशान ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी में तो मैं अच्छी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। रश्मि, ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो सकते हो। थोड़ा एफर्ट आप डालोगे, थोड़ा टीचर्स डालेंगे, ठीक है ना? पीडीएफ मिलेंगी इस वीकेंड, मतलब मंडे आने से पहले आपको पीडीएफ मिल चुकी हूँ। मंडे को हर हालत में। कल क्लास नहीं, छुट्टी। अगर पूरे करियरविल में छुट्टी है तो फिर मेरी भी छुट्टी ही होगी। नहीं यार, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, कभी नहीं, इवन अंडा भी नहीं। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग चैप्टर चल रहा था आपका, आपको याद भी होगा कल की कहानी। लर्निंग हम पढ़ रहे थे और लर्निंग में हमने कुछ चीजें देखी थी। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे चर्चा हो रही थी, ठीक है ना? देखिए, कल की अगर छुट्टी है तो छुट्टी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास समय है। मुझे जरूरत लगी तो बाद में क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन आपकी क्लास की इंक्रीज करा दूंगी और क्लास 2-2 घंटे की लग जाएंगी, ठीक है ना? कल कराओ, कल छुट्टी करवा दीजिए, कोई कह रहा है। हाँ, एमडी कह रहे हैं, बिल्कुल, तो ठीक है। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए कल छुट्टी कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यूट्यूब पर क्लास होगी आज, बिल्कुल होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल फैक्टर, यानी वो कारक हैं, वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको? लर्निंग को। अफेक्ट का मतलब नेगेटिवली नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से डिपेंड करता है इन कारकों को कैसे यूज किया जा रहा है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में क्या है? इंटेलिजेंस आपकी, मोटिवेशन, बुद्धि का स्तर क्या है बच्चे का, ये सारे अगर देखे जाएं तो ये पर्सनल फैक्टर्स हैं, व्यक्ति से संबंधित। यानी बुद्धि का स्तर क्या है, आईक्यू क्या है। ज्यादातर लोगों का आईक्यू एवरेज होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं 2% से 1% से 2% के बीच में, जो विलक्षण बुद्धि होते हैं। विलक्षण बुद्धि बोले तो गिफ्टेड होते हैं, है ना? जिनका आईक्यू 130 से ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो वो भी 1-2% ही होते हैं, जिनका आईक्यू बिल्कुल कम होता है। ज्यादातर लोग एवरेज आईक्यू रखते हैं। तो इंटेलिजेंस का अंतर होता है, किसका बुद्धि का स्तर कैसा है, उस हिसाब से उसकी फिर लर्निंग होगी। मोटिवेशन, कौन कितना मोटिवेटेड है सीखने के लिए,
यदि आप, वो बोला जाता है ना, भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ कुछ होने वाला नहीं है, या आप घोड़े को कुएं तक लेके जा सकते हो या घास तक लेके जा सकते हो, खिला थोड़ी सकते हो। यानी इतना मोटिवेशन उसमें होना चाहिए कि वो उसको खा ले। तो मोटिवेशन लर्निंग के प्रोसेस में जरूरी होता है। आप बच्चों को क्लास में खींच के लेके आ सकते हो, बैठा सकते हो अटेंडेंस की मजबूरी में, बट अगर वो मोटिवेटेड नहीं है वो नहीं सीखेगा। नॉर्मल आईक्यू का मतलब है एवरेज आईक्यू, जिसको हम कहते हैं औसत आईक्यू 90 से 110 होता है। ठीक। इमोशंस, व्यक्ति या बच्चा जो है वो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस फील कर रहा है, वो बहुत ज्यादा एंशियस, वो बहुत ज्यादा फियरफुल है, बहुत ज्यादा वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, या फिर वो लव, केयर, इस तरह के इमोशंस जो पॉजिटिव इमोशंस कहे जाते हैं, उनको महसूस कर रहा है। इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि है गणित में और आप उसको पढ़ा रहे हैं संगीत, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर को हम कुछ और बनते हुए देखते तो शायद वो उतना अच्छा वहां ना कर पाते, क्योंकि रुचि किसमें थी? इंटरेस्ट किसमें था भाई? जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट होता है या हम डेवलप करते हैं, तो वो किसी भी वजह से अगर डेवलप हो गया है तो अब सीडीपी में आपको मजा आने लग गया। तो रुचि का हमारी लर्निंग पे बहुत प्रभाव पड़ता है, लर्निंग को अफेक्ट करती है जो हमारी रुचि वाला फैक्टर है, तत्व है, कि यदि बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो जल्दी सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, पॉजिटिव इमोशंस महसूस कर रहा है तो अच्छे से सीखेगा, मोटिवेटेड है तो अच्छे से सीखेगा, मोटिवेटेड नहीं है या कम मोटिवेटेड है तो धीमे सीखेगा या दिक्कत होगी सीखने में। बुद्धि का स्तर एक एवरेज औसत तो चाहिए ही होता है। 70 आईक्यू से भी कम है तो फिर तो गई भैंस पानी में, वैसी वाली बात है। तो हमें पता है कि एक एवरेज इंटेलिजेंस है या उससे ऊपर है तो फायदा भी होगा उस चीज का, उससे नीचे है तो नुकसान भी होगा। तो बुद्धि का जो स्तर है वो भी अधिगम की जो पेस है, टाइप है, इफेक्टिविटी है, उन सबको प्रभावित करेगा। एटीट्यूड की अगर हम बात करें, एटीट्यूड है अभिवृत्ति, नजरिया हमारा, देखते कैसे हैं हम चीजों को, हाउ वी सी पीपल, थिंग्स, रिलीजन, व्हाटएवर, जो भी चीजों को देखने का नजरिया है लोगों के प्रति, आसपास की चीजों के प्रति, वो सब एटीट्यूड में आता है ना? मिल जाएगा अंशु, डोंट वरी, ठीक है ना? अगर हम बात करें तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो शब्द होते हैं जिनमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कई बार। तो अगर मैं बात एटीट्यूड की करती हूं, एक वर्ड है एटीट्यूड, हिंदी में इनके अलग अलग नाम आ जाते हैं कई बार, बट इंग्लिश में आप याद रखिएगा तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हिंदी में यही नाम बदल के आपको और मुझे कंफ्यूज पेपर में किया जा सकता है, और फाइनल इंग्लिश को ही माना जाता है। जब भी कंफ्यूजन या गलती पेपर में भी होती है ना, बोर्ड से भी, तब भी वो फाइनल किसको ही मानते हैं? तब भी वो फाइनल मानते हैं इंग्लिश को ही, किसी भी पेपर में। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड लिखा है मैंने, ओके सॉरी यार। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, अभिक्षमता, जिसको हम एप्टीट्यूड कह देते हैं हिंदी में, ठीक है? दोनों ही साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। अगर हम एप्टीट्यूड भी पर्सनल ही है, एप्टीट्यूड भी पर्सनल फैक्टर्स में ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं एटीट्यूड क्या है? द वे वी सी थिंग्स या हाउ वी सी, अब आप इसमें पीपल लगा लो, थिंग्स लगा लो, दुनिया लगा लो, जैसे हम देखते हैं, हमारा नजरिया है एक तरह से, हमारे क्या बिलीफ्स हैं, यानी हमारा विश्वास किस चीज में है। हम क्या ये मानते हैं कि यार क्षमता तो बढ़ाई जा सकती है, इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक एटीट्यूड था दशरथ मांझी का कि यार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये पहाड़ ही तो है, क्या इंसान से बड़ा है। या फिर वो लोग जो किसी भी ऐसी परिस्थिति से निकल के आते हैं, उनके एटीट्यूड में अंतर होता है। जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग कह लीजिए आप, या जीवन में कुछ अच्छा करते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाके, उनका एटीट्यूड आपको डिफरेंट मिलेगा। एक उस व्यक्ति से, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, अरे मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे को तो पेपर में ये हो गया था, ये बातें कोई नहीं सुनता, इनसे कुछ होता भी नहीं है। मान लिया मैं पर्सनल लेवल पे सुन भी लूं, लेकिन वो एटीट्यूड में हो सकता है आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, लेकिन जिनका नेचर ही ये बन जाता है कि मैं लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे खराब हैं, जो कि हो भी सकते हैं बहुत हद तक। अगेन उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट जाके जो जा पा रहा है, उसका एटीट्यूड हम कहेंगे कि शायद वो सही दिशा में सोच पा रहा होगा। तो हमारा विश्वास कैसा है? हम क्या ये मानते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो हम कुछ भी सीख सकते हैं? अगर हम ये मानते ही नहीं है तो हमारा एटीट्यूड उस चीज को लेकर के नेगेटिव है। हमारा एटीट्यूड किसी रिलीजन को, किसी धर्म को, किसी संस्थान को, समुदाय को लेकर के नेगेटिव हो सकता है। तो वो देखने का नजरिया है कि हमारे बिलीफ्स, हमारे विश्वास कैसे हैं किसी चीज को देखने के, हमारे आइडियाज कैसे हैं, क्या हमारी आइडियोलॉजी है ना, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है,
किस चीज को हम सही और किस चीज को हम गलत मानते हैं। जैसे आपको पता होता है ना कि यार ये व्यक्ति झूठ मुश्किल ही बोलेगा, इसका नेचर नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, ये आप किसी की जान थोड़ी ले लेंगे नौकरी के लिए, हो सकता है। एटीट्यूड को घमंड कहते हैं। ये सुधा, ये कुछ चीजें हैं जो चल गई हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत फैली ये बातें, है ना। एटीट्यूड का मतलब हम समझते हैं कि ये जस्ट एक तरह का घमंड है, जबकि एटीट्यूड क्या है, हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि यार एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। अब किसी का कॉन्फिडेंस, हमारे देश में हम कई बार ये देखते हैं, कोई अगर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो उनको लगे यार ये ज्यादा एटीट्यूड मार रहा है, जबकि हो सकता है वो आपको लग रहा हो, आप परसीव कर रहे हो कि सामने वाला तो बड़ा घमंडी है, जबकि आपने उससे ना ठीक से जाना है, ना आप ठीक से बात कर पा रहे हैं उससे। और अगर वो घमंडी है, खराब है, नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका मतलब उसका, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है एटीट्यूड, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड को हमने आम भाषा में क्या बना लिया है कि जो नेगेटिव एटीट्यूड कह लीजिए एक तरह का, हम उसको एटीट्यूड कह देते हैं। जो भी नेगेटिव साइंस होता है हम कहते हैं एटीट्यूड है इसमें, है ना। तो हमारे क्या आइडियाज हैं, हमारे क्या वैल्यू सिस्टम है, हमारे मूल्य क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, इन सब से मिलाकर के हमारी बनती है एक अभिवृत्ति, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। हमारा टेम्परामेंट कैसा है, देखते कैसे हम चीजों को, ये सब एटीट्यूड का हिस्सा है, नजरिया बेसिकली। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल। भाई एक क्षमता है किसी कौशल को प्राप्त करने की। कैसे एक व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाता है, दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा प्रैक्टिस करके भी नहीं कर पाता है ना। मतलब एप्टीट्यूड की कहीं थोड़ी बहुत कम या ज्यादा चीजें हो सकती हैं। एप्टीट्यूड क्या है, यानी हमारे अंदर किसी चीज को सीखने की जो क्षमता है वो कितनी है। अगर हम कहें कि भाई मैं साइंस में तो बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं जल्दी सीख जाती हूँ वहां। वहीं अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ना पड़ता है तो वहां मुझे दिक्कत होती है नेचुरली। इसका रीजन ये भी हो सकता है, बहुत बार आपको ये मान के नहीं चलना कि बच्चे में दिक्कत ही है, आपको ये पहचानना है वो किस कौशल में, किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। भाई यदि आपने देखा, बच्चे को ऑब्जर्व किया डेली बेसिस पे, आपको पता लगा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है इसका, या फिर इसका ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, या वहां ये बड़े इंटरेस्ट से काम लेता है जब बात हो रही होती है, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं बच्चे को, तो आप उसको उस तरह की ट्रेनिंग दिलाते हैं। हाँ बिल्कुल शिवम, जैसे लोग विराट कोहली को कहते हैं कि एटीट्यूड ज्यादा है ना, कोई किसी को भी कह सकता है, ये बहुत नेचुरल बातें हैं। जबकि जो व्यक्ति अपने बारे में थोड़ा श्योर होता है उसके बारे में ये सब कहना इजी होता है, और हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते चीजें, हम अपने तरीके से देखते हैं और सही और गलत में बांटने की कोशिश करते हैं चीजें, जो कि जनरली नहीं होती, ग्रे में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मेहनत कीजिए अनुराधा जी, आपके पास बहुत बड़ा रीजन है, और अगर आप रुकेंगे नहीं, इसी क्षमता के साथ लगी रहेंगी, ठीक है, जीवन में सबके हिस्से की गलतियां होती हैं या हादसे होते हैं, अगर आपके केस में कहें तो, है ना। तो एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल, किसी क्षमता को ग्रहण करने की एबिलिटी। जैसे शायद टीचिंग का एप्टीट्यूड कुछ हद तक मुझ में रहा होगा, है ना, मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे, आसपास खानदान में सब टीचर्स थे। हो सकता है एक पार्ट जेनेटिक्स का भी इसमें प्ले होता है, और दूसरा पार्ट आपने मेहनत कितनी की है उस चीज पे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एप्टीट्यूड। विराट कोहली क्रिकेट की तरफ एप्टीट्यूड रखते थे, इसलिए उनको बचपन से ट्रेनिंग कराई गई, उधर उन्होंने हेल्प, मतलब उस चीज में बेहतर किया। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची है जिसके पेरेंट्स भी, खैर वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से जुड़ जाता है, उसको छोड़ते हैं। अगर हम ये देखें, इसमें सिंपल है कि जिस क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, स्किल के बारे में होता है ये, हमेशा करियर के बारे में होगा जनरली, कि आप उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, कुछ हद तक इनबॉर्न है, और कुछ हद तक क्या है, कुछ हद तक ये एक्वायर किया जा सकता है, कुछ हद तक ये सीखा जा सकता है। ठीक है ना बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए।
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एप्टीट्यूड वो चीज है जब हम किसी क्षेत्र में किसी काम को, जैसे हो सकता है एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है बचपन से, मतलब वो उसको स्केच का शौक था, तो अगर उस तरफ उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए तो वो वहां बेहतर कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड हमारे किसी एक फील्ड में कुछ अच्छा करने की क्षमता है, सब में अलग अलग हो सकती है। किसी में टीचिंग का एप्टीट्यूड हो सकता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अच्छा ये सिचुएशन हुई तो क्या करोगे, है ना। एप्टीट्यूड ये चेक किया जाता है जब वो यूपीएससी में भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि किस हद तक आपका जो वो अभिक्षमता है वो किस तरह से काम कर रही है। आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत अंतर आता है लंबे समय में, वो भी बहुत अच्छे, अगर हम बात करें किस चीज की, अच्छे संसाधन होते हैं तो उस चीज का आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स की एबिलिटी हो सकती है किसी में, कि भाई वो क्रिकेट जब खेलता है बड़ा नेचुरल लगता है स्पोर्ट्स खेलते हुए, है ना। किसी में साइंस को लेकर के साइंटिफिक थिंकिंग की कोई एबिलिटी हो सकती है, साइंटिस्ट बन सकता है यदि उसको वो दिशा दे दी जाए, ठीक है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी पर्सनल फैक्टर्स में आता है बच्चे के, बिलीफ्स, वैल्यूज, ये सब एटीट्यूड का ही हिस्सा है। लर्निंग स्टाइल्स ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पर्सनल फैक्टर्स का ही हिस्सा है। सीखने की शैलियां, हर बच्चा सेम तरीके से नहीं सीख सकता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। क्या कहेंगे इसको, लर्निंग स्टाइल्स। सीखने की भी शैलियां हैं, कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अकेले बैठ करके पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अधिगम शैलियां, इसको कहते हैं हम अधिगम शैलियां, ठीक है जी। अधिगम शैलियां क्या है, अधिगम शैलियां कहती हैं कि हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सीख सकता है। जनरली 3 प्रकार की अधिगम शैलियां पाई जाती हैं, होने को बहुत सारी हो सकती हैं। एक है आपकी विजुअल लर्निंग स्टाइल, यानी वो लोग जो देख करके पढ़ना, चार्ट के माध्यम से, है ना। 65% लोग दुनिया में, ज्यादातर उनको अगर कोई पिक्चर दिखा दो, कोई विजुअल आर्ट दिखा दो, कोई चार्ट पेपर दिखा दो, कोई मूवी दिखा दो, वो जल्दी समझ जाते हैं, जैसे ही उनको देखने को कुछ मिलता है। हम सभी भाई, हमें कैसे वीडियो देख के कुछ जल्दी समझ आ जाता है पढ़ने के बजाय, है ना। तो 65% लोग विजुअल लर्नर्स हैं, ये कह सकते हैं हम कि वो देख करके सीखना जो है, बाय सीइंग, दे लर्न बाय सीइंग थिंग्स। उनको दिखा दो चीजें, पिक्चर दिखा दो, उसकी 3D में मैप दिखा दो, गूगल अर्थ पे दिखा दो चीजें, गूगल मैप्स देख के कैसे तुरंत आइडिया हो जाता है, और वैसे कोई फोन पे बताए वहां से लेफ्ट लेना, राइट लेना, ये करना, बट मैप में सामने देखते हो तो फटाक से समझ आ जाता है। दूसरा स्टाइल क्या है, दूसरा स्टाइल है आपका ऑडिटरी लर्नर्स, या ऑरल कह देते हैं इसको। ऑरल का मतलब ये ऑडियो से बना है, ऑरल मतलब सुनने से है, ये बोलने से नहीं है, ओरल नहीं है, ये ऑरल है। तो ऑरल में 30% लोग दुनिया में ऑरल यानी ऑडियो के माध्यम से या बाय हियरिंग सीखना पसंद करते हैं, यानी सुनकर के सीखना पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप है काइनेस्थेटिक कह लीजिए, यानी करके ही इनको दिखाना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, है ना। ये 5% लोग हैं, क्योंकि हर चीज करके दिखानी पड़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, बाय एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है जी। तो ये मतलब अलग अलग बच्चे, सबको एक एग्जाम्पल से आप क्लासरूम में नहीं समझा सकते, और सबको डिफरेंट तरीके से समझ में आएगा। किसी को चार्ट भी आप लेके जाइए, कुछ क्वेश्चन भी पूछ लीजिए ओरल, है ना। और काइनेस्थेटिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटी भी कभी कभी आप कराते रहिए। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चे की लर्निंग कैसी हो रही है। अगर आप उसके लर्निंग स्टाइल को पकड़ पा रहे हैं, उसको अलग अलग उदाहरण दे पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, तो वो जल्दी सीख जाएगा, नहीं तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। हाँ, जैसे कोई बोल रहा है कुकू एफएम एक ऐप है, तो क्या हुआ, ऑडियो लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे बहुत सारे, जो आपको ऑडियो बुक्स सुनाते हैं। तो पढ़ने से ज्यादा लोगों को, कई लोग होंगे जिनको सुन के ज्यादा अच्छा समझ आता होगा, तो वो ऑरल हो गया ऑडियो से, ठीक है ना। विजुअल क्या है, टीवी देख के, यूट्यूब से, वॉटएवर। काइनेस्थेटिक है, वो एक्टिविटी करके ही आपको देखनी है ना। ज्यादातर लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हो गई आपकी। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर्स का ही उदाहरण है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आप मोटिवेटेड कितने हैं, तो आपके लिए पर्सनल फैक्टर हो गया।
बच्चा ए है जो मैथ्स की क्लास में बहुत मोटिवेटेड है, बच्चा बी है जो उतना मोटिवेटेड ही नहीं है किसी भी रीजन से। तो इसलिए टीचर का काम मोटिवेटर का भी हो जाता है कि आप उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। तो एज क्या है बच्चे की, अगेन 5 साल के बच्चे को, या फिर अगर मैं कहूं 8 साल के बच्चे के हिसाब से सिलेबस डिजाइंड होता है, लेकिन आप 8 साल के बच्चे को 18 साल का सिलेबस कराएंगे तो उसके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है वो। आजकल तो गेम्स भी आते हैं तो उनपे भी लिखा होता है भाई ये 3+ वाले बच्चे के लिए हैं, ये 8+ वाले बच्चे के लिए हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा तब तो लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। तो बच्चे की एज, उसका मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, भाई जब तक वो किसी चीज के लिए मेच्योर हुआ ही नहीं है, उसका दिमाग, उसका शरीर, उसकी बॉडी नहीं डेवलप हुई है, तब तक आप उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है ना। ठीक है, बताएंगे रेनू, कई जगह से लेते हैं। रुचि किस चीज में है, नीड्स, आवश्यकता क्या है, एबिलिटीज जिसको हम एप्टीट्यूड कह रहे थे, मोटिवेशन, अभी प्रेरणा कितनी है, इमोशनल कंडीशन क्या है, अगर किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है बच्चा, कोई सेक्सुअल अब्यूज, घर में मारपीट, तो ये सब भी पर्सनल फैक्टर्स हो गए उसके, मतलब उसके लिए वो पर्सनल है, वैसे वो एनवायरमेंट का हिस्सा है अगर देखा जाए तो। इमोशनल कंडीशन, क्योंकि जो बाहर हो रहा है वो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, लेकिन उसकी इमोशनल कंडीशन क्या हो गई है उस वजह से, उस एनवायरमेंट की वजह से, रोज घर में मारपीट देख करके, वो पर्सनल में चला जाएगा। तो बच्चे से डायरेक्टली जो संबंधित है और जो एनवायरमेंट में हो रहा है इंडिपेंडेंटली, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। वातावरणिक कारक की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, बाढ़ आ गई, अभी साइक्लोन आया था, कुछ और हो गया। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, घर या स्कूल में, है ना, बच्चों को घर में काम करवाते रहते हैं, बेटी है मान लीजिए और बेटे को पढ़ने दिया जाता है, तो ये सोशल फैक्टर में होगा कि घर की और स्कूल की ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ अच्छा हो रहा है तब भी। कल्चरल फैक्टर्स, जिस समाज, जिस संस्कृति से आप आते हैं, मान लीजिए आप एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो हर महीने अपनी जगह बदलते रहते हैं, तब भी आपकी लर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी कोई फिक्स जगह ही नहीं होती। लर्निंग मटीरियल, यानी कि जो लर्निंग मटेरियल आपको दिया जा रहा है, क्या वो क्वालिटी है उनकी अच्छी, जो पीडीएफ आपको मिल रही हैं, है ना, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो मेथड है आपके टीचर का पढ़ाने का, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है। एटीट्यूड पर एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट होता है क्या, ऐसे देखोगे अगर तो इन सारे पर्सनल फैक्टर्स पे एनवायरमेंट का तो इंपैक्ट मिलेगा ही, कम मात्रा में है लेकिन है तो है ही। और एनवायरमेंट के भी सारे फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं तो जीन्स का होगा ही। ठीक, कोरोना आ गया, वॉट एवर, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ क्या रिश्ते हैं, लड़ाइयां होती हैं क्या एनवायरमेंट में हर टाइम, और इन लड़ाइयों की वजह से जो इमोशनल कंडीशन है वो पर्सनल में चली गई, और लड़ाइयां जो हैं या रिलेशनशिप जो है माता पिता या टीचर्स के साथ, वो एनवायरमेंट में आ गया। समझ पा रहे हो बात को। पीयर ग्रुप, किन दोस्तों में रहता है। यूज ऑफ मीडिया, क्या मीडिया कंज्यूम करता है, क्या पॉर्न देख रहा है, क्या कोई भड़काऊ भाषण देख रहा है, क्या कोई अगर हम देखें तो अग्रेसिव चीज देख रहा है जिसमें एंगर का बहुत ज्यादा रोल है, तो बच्चे की लर्निंग पे उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। आपको लगेगा ये इतना गुस्सा, इसने तो घर में कभी लड़ाई भी नहीं देखी और इसमें इतना गुस्सा है कि किसी को भी पीट दे रहा है पकड़ के, तो वो मीडिया का भी प्रभाव हो सकता है। कौन लोग उसके हीरोज हैं बेसिकली। नेगेटिविटीज ऑफ द यूज ऑफ मीडिया, तो अगेन मीडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करने वाली चीज है। आजकल मार काट हिंसा सब कुछ दिखाता है, या फिर एक साइड चूज करना, जिस तरह की न्यूज, जिस तरह की चीजें आप देखने लगेंगे, इंटरनेट वैसी चीजें आपके सामने पेश करने लगेगा, आपको लगेगा दुनिया का पूरा रंग ऐसा ही है, जबकि आपको नहीं पता कि वो आपने जो चूज किया है उसके हिसाब से आपको डेटा दे रहा है, उसके अलावा भी एक पर्सपेक्टिव, एक परिपेक्ष एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। हाँ देखो, अनुराधा एग्जाम्पल दे रही है लाइव कि यही मारपीट देख देख के मेरी बेटी का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट हो गया है, क्या आपके पास उसके लिए कोई एडवाइस है। तो ये थोड़ा सा तो अग्रेशन आ ही जाता है, हालांकि ड्राइव होती है ऐसे बच्चों में। और बात रही इसकी कि इसके एडवाइस, देखो ज्यादा समस्या हो तो आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, अदरवाइज जो नॉर्मल केस में तो आपको बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा बच्चे से। आप अगर उल्टा वही व्यवहार उसके ऊपर प्रदर्शित करोगे तो बहुत ही पंगा हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो फट के निकलेंगी चीजें बहुत खराब तरीके से। तो एक तो कोशिश कीजिए कि वो माहौल अब कम से कम देखने को मिले उसे, और दूसरा ये कि प्यार से या कुछ रूल्स के साथ भी डील करने की कोशिश उसको कीजिए, लेकिन पेशेंस बहुत लगेगा। तो एक तो एनवायरमेंट अलग कर दीजिए, दूसरा पेशेंस के साथ उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। 6 महीने से कमेंट कर रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं करती आप। शिवांजल कह रहे हैं आज कर दिया भाई, अभी कटिंग हुई कहां है श्रद्धा, फुर्सत ही नहीं मिली है। कौन दोनों मिक्स हो रहे हैं, वो होंगे जो बच्चे से इंडिपेंडेंटली रिलेटेड है। अग्रेसिव हो गया, ये बहुत बच्चों में दिक्कत है सुकृति, अग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि वो पहले तो WWE आया करता था, आजकल 70 तरह की चीजें आ गई हैं जो बच्चों को अग्रेशन सिखा रही हैं। तो पर्सनल फैक्टर की अगर हम बात करें, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, थियरी दी है बेंड्यूरा ने, इस पे बात करेंगे।
तो अगर हम बात करें पर्सनल फैक्टर्स की, तो अगर आपको लग रहा है व्यवहार में ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो जरूरत से ज्यादा समय उस तरह की चीज में बिता रहा है, तो फिर वहां आपको थोड़ा इंटरवेंशन की जरूरत है। थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, ऐश्वर्या कह रही है इसी डर से हम अपनी बेटी को सत्संग सब सुनाते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, उसका फर्क पड़ता है दिमाग पे। बड़े होके भी आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है ना उस उम्र में। तो एज ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है, इमोशनल स्टेट कैसी है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन का लेवल क्या है, ये सब पर्सनल फैक्टर हो गए। एनवायरमेंट में जो हो रहा है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, टीचर्स का टीचिंग मेथड है, मटेरियल कैसा मिल रहा है, क्या मीडिया वो कैसा कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें। सिलेबस के पीछे मत भागो कि सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको कोई भी पेपर मेरे को मुझे सामने आता नजर आएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी बड़ा एग्जाम सामने नहीं है। दूसरा, जितना समय लगता है 5 से 6 महीने लगते हैं, 5 महीने मिनिमम लगते हैं नॉर्मल बैचेस की अगर मैं बात करूं, है ना। और अगर मैं बात करूं सीटेट की, तो सीटेट का तो जुलाई लास्ट तक ही जो है सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले हो जाए, बट जुलाई लास्ट तक तो मान के चलो आप, तो पूरे 20 दिन होंगे आपके पास। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ रिवाइज करने के लिए। और सीटेट में तो आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, बाकी एग्जाम में तो फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें रह ही जाती हैं कि आपको प्रीवियस ईयर देखना है या वॉट एवर। सीटेट में आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आपने उतना अच्छे से कर लिया, खत्म कहानी। 30 में से 30 सीडीपी में। समझ गए? चलें आगे बढ़े। पीडीएफ भी मिलेगी। कल क्लास ऑफ कीजिए मैम। कर देंगे यार, अगर सबकी ऑफ होगी तो मैं भी कर दूंगी। देखिए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब वैसे तो हम लर्निंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट आपके लिए अलग से एजुकेशन नहीं होता सीटेट में, तो और बाकी लोगों को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन आता है, क्या लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होती है? जी नहीं, लर्निंग जो है वो कहीं भी हो सकती है, यानी सीख आप कहीं भी सकते हैं। यू कैन लर्न एनीवेयर और एनी टाइम, ठीक है ना। तो एजुकेशन के क्योंकि 3 टाइप हैं, इसी तरह से लर्निंग भी कहीं भी हो सकती है। तो जनरली अगर हम देखें तो एजुकेशन में हम देखते हैं, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। भाई औपचारात्मक तरीके से भी आप सीख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि औपचारिक लर्निंग भी हो सकती है। औपचारात्मक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा, जो रेगुलर स्कूल कॉलेज है, यूनिफॉर्म डाल के आप जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड्स होते हैं, फिर छुट्टी होती है एक सर्टेन टाइम पे, तो ये रेगुलर वाला सिस्टम है जिसको हम फॉर्मल कहते हैं, जिसको हम औपचारिक कहते हैं। फॉर्मल्स नहीं बोलते लोग कि इंटरव्यू में जाओगे तो फॉर्मल्स पहन के जाना, सूट बूट टाई लगा के जाना, या फिर साड़ी सूट उस तरह का पहन के जाना जो फॉर्मल लगे। जबकि इनफॉर्मल क्या है, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो कुछ भी पहन के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, चड्डी में चले जाओ, आई मीन वो हाफ पैंट्स, ठीक है ना। लेकिन आप इंटरव्यू देने हाफ पैंट्स में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल है, तो औपचारिकता वहां होती है। इनफॉर्मल क्या है, कहीं से भी सीख ले रहे हैं आप, लाइफ से सीख ले रहे हैं, एनीवेयर। तो लर्निंग भी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं सिर्फ स्कूल में हो, स्कूल के बाहर दुनिया में कहीं भी हो सकती है। जब आप घर पे बैठे हैं, आपकी दादी नानी आपको कहानियां सुना रही हैं, आप जीवन से सीख सकते हैं, आप बस स्टैंड पे सीख सकते हैं, आप कहीं से कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर हम देखें, मासूम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इनफॉर्मल लर्निंग मतलब लाइफ से सीखना या कहीं से भी सीख लेना, लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर। इसमें कुछ फिक्स्ड रूटीन नहीं होता, आपने कोई चीज अपनी दादी से सीखी, नानी से सीखी, कहीं से भी सीखी, सीख ली बस। नॉन फॉर्मल क्या है? नॉन फॉर्मल होता है गैर औपचारिक। गैर औपचारिक, गैर औपचारिक तरीका कौन सा है? जब आपका स्कूल कॉलेज रेगुलर नहीं है लेकिन सिस्टम पूरा है, कि आपको एक सिलेबस भी मिलेगा, पेपर भी लेने पड़ेंगे आपके, तो ये ओपन स्कूल टाइप की चीजें होती हैं, या कोचिंग वगैरह इसी में आ जाती हैं। कि करिकुलम तो है, ओपन स्कूल, एनआईओएस, इग्नू, है ना, ये इस तरह की संस्थाएं हैं जहां एक करिकुलम तो है, एग्जाम भी लिए जाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जरूरी नहीं है उस तरह से जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होती हैं चीजें, वहां से थोड़ा सा लूज होता है। तो ये नॉन फॉर्मल कहा जाता है कि एक सिलेबस भी होगा, लेकिन उतनी बात नहीं है कि आपको हर रोज ही कॉलेज जाना है या फिर हर रोज ही कोचिंग जाना है, मतलब ये डिपेंड करता है। ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, तो नॉन फॉर्मल में चला गया। इनफॉर्मल क्या है? जब आप घर में बातचीत, दोस्तों में, इधर उधर कुछ भी चल रहा है, ना सीखने की इंटेंशन में भी सीख ले रहे हो, तो वो इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल में कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी होती है, चाहे वो रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं, इसका चाहे सर्टिफिकेट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक करिकुलम है ना, एक सिलेबस है क्लास का, एक टाइमिंग है जिसपे हम मिलते हैं, है ना। तो यूट्यूब से सीखना, ओपन स्कूल से सीखना, ये सब नॉन फॉर्मल में जाता है। फॉर्मल तो है ही रेगुलर। और अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं। दोस्त से सीखिए, दोस्तनी से सीखिए, जिससे मन करे।
ऑनलाइन क्लास फॉर्मल नहीं हो सकती, नॉन फॉर्मल होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है ऑनलाइन क्लास आपको रेगुलर कुछ यूनिफॉर्म पहन करके, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स वैसे नहीं होंगे, और दूसरा डिग्री भी आपको वैसी ऑनलाइन छोड़िए, कोचिंग तो नॉन फॉर्मल में ही आता है। थोड़ा बहुत अगर सर्टिफिकेशन कहीं से मिल भी जाए, जरूरी नहीं लेकिन कि वो प्रॉपर रेगुलर सर्टिफिकेशन है, कई बार सर्टिफिकेट्स मिलते भी नहीं है नॉन फॉर्मल में, तो उसको गैर औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक कहेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, अनौपचारिक तो फिर आपका ये हो जाएगा इनफॉर्मल, कि जिसमें औपचारिकता बिल्कुल नहीं है। नॉन फॉर्मल में औपचारिकता होती है कुछ हद तक। अगर आप बीएड रेगुलर क्लास नहीं लेते, तो जो लोग रेगुलर नहीं लेते मतलब जाते ही नहीं है, या उनका सिस्टम ऐसा है कि वैसे तो होती रेगुलर है बीएड, बट इग्नू वगैरह से कर रहे हैं तो मान लीजिए नॉन फॉर्मल हो गया, रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं तो फॉर्मल हो गया, कहीं से नहीं करी बस अपने घर में सीख लिया और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं किसी को, तो ये इनफॉर्मल हो गया। या घर पे बैठ करके आप, अच्छा वंदना क्या समस्या भाई, इतने सारे लोग हैं इस चक्कर में हो जाता होगा यार मिस। आप ये मत सोचा करो मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, जरा बढ़िया से पेपर निकाल के आओ, अच्छे नंबर लेके आओ, मेल डालो, मिलेंगे हम लोग, शांति से बैठ के बात करेंगे, कुछ गिफ्ट दे देंगे आपको, आप मिठाई भी लेके आइएगा, है ना। आप देखते ही हैं बहुत सारे लर्नर्स आते हैं, तो उस समय का या तो इंतजार कीजिए या फिर दुखी मत होइए। हो सकता है आज कमेंट पढ़ा जाए, 6 महीने तक ना पढ़ा जाए, किसी का कभी ना पढ़ा जाए, या फिर जब मौका लगे देख लिया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो ये एक बात हुई। तो लर्निंग इसलिए कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ क्लासरूम में ही सीखा जाता है, क्योंकि एजुकेशन के ये 3 प्रकार हैं। इसमें ये मैंने डाल दिया है और इसको आप पढ़ के पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे इनफॉर्मल क्या है, फैमिली से सीख लिया, है ना, प्रेस यानी टीवी देख करके, रेडियो, सिनेमा, ये सब इनफॉर्मल का उदाहरण हो गए, चर्च, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी एटसेट्रा। फिर अगर हम बात करते हैं, देखो लाइब्रेरी को नॉन फॉर्मल में भी डाला जा सकता है। फॉर्मल क्या है, थ्रू स्कूल, कॉलेज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, समर इंस्टीट्यूट, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, रेडियो और टेली ब्रॉडकास्ट, ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, ये सब। तो हमने ये देखा कि जो मीडिया से आप सीख रहे हैं, मीडिया मतलब वन वे माना जाता था, लेकिन आजकल का जो मीडिया है वहां पे हो सकता है आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं और आप जुड़े हुए हैं, तो वो नॉन फॉर्मल में आएगा। तो जो आपको पहले बताया उसके हिसाब से चलना है। इनफॉर्मल को आप कहीं से भी, दोस्त से, यारों से, आसपास से। इनफॉर्मल मान लो किसी गाने से सीख लिया आपने। फॉर्मल जब आप रेगुलर कॉलेज स्कूल जा रहे हो। नॉन फॉर्मल जब आपने गैर औपचारिकता में ओपन स्कूलिंग से सीख लिया। ठीक है ना, ठीक है जी। दरभंगा से हैं आप, अच्छा बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ें, 1-2 क्वेश्चंस करोगे या फिर चले मोटिवेशन की प्रोसेस समझें? चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो इसी बात पे, इससे पता भी लग जाएगा कल आपको कितना समझ आया था। ऋतु कमेंट पढ़ लिया भाई आपका, ऐप में कुछ बंगाली क्वेश्चन सेट्स डाल दीजिए। मधुचंदा वो मुश्किल है थोड़ा। सेल्फ स्टडी किस में आ जाएगी? ये सेल्फ स्टडी को ऐसा सच अलग से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, वो तो फॉर्मल में भी आती है, नॉन फॉर्मल में भी आती है। इनफॉर्मल में चलो क्या ही कहें उसको, वो डिपेंड करता है। ऐसे आपसे एक एक चीज इस तरह से नहीं पूछेगा, जनरली वो पूरा परसेप्शन है, समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन आ भी जाए तो फिर वो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा उसमें। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3-4 कल से आज तक जो पढ़ा है। फिर मोटिवेशन इसके आगे का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो करेंगे। मैंने सोचा तो ये था कि आज ही करा देंगे, बट स्टिल देखिए मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऐप पर ही मिलेंगे। थोड़ा रुक जाओ जया, जिन बैचेस में बोला गया था ना, जो नॉर्मल बैचेस हैं। देखिए, which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning, यानी सीखने की अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता, यानी फीचर नहीं है लर्निंग का। कल हमने 9 फीचर्स किए थे लर्निंग के, और उससे रिलेटेड मैंने और भी बातें बताई थी। उससे आपको बताना है कि कौन सी एक चीज फीचर नहीं हो सकती, लर्निंग की विशेषता नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर दी ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, यानी शिक्षण संस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां शिक्षण या अधिगम होता है। तो क्या आपने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा? क्या आपने ओपन स्कूलिंग से कुछ नहीं सीखा? क्या आपने ऑनलाइन कोई कोर्स करके कुछ नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा है। तो सिर्फ फॉर्मल प्लेसेस पे ही लर्निंग होती है, ये कहना एकदम गलत होगा। ये इसकी विशेषता नहीं थी, हमने कल ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। लर्निंग कॉन्टिन्यूअस है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक, आपने मिर्च डालना सीख लिया सब्जी में, है ना, या तड़का लगाना सीख लिया तो पूरी सब्जी आ गई? नहीं, पूरी प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंक्लूड होती है बहुत सारी चीजें। ठीक, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल एक दिशा होती है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ
लर्निंग प्रोसेस, यानी भूलना भी, अनलर्न करना भी। अगर कोई चीज गलत आती है, समय के साथ ऑब्सलीट हो गई है, तो उसकी जगह नया सीखना, कुछ उसको रिप्लेस करना उस चीज से, अनलर्निंग कहलाता है। और अनलर्निंग भी लर्निंग का ही एक प्रोसेस है या हिस्सा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आएंगे सेकंड ऑप्शन पे। क्या कहेगा सेकंड ऑप्शन, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर would be most appropriate choice to complete the following sentence. Complete करिए। Children dash faster when they are involved in the activities that seem to be what? यानी बच्चे तेजी से सीखते हैं जब वो ऐसी क्रियाओं में संलग्न होते हैं जहां क्या, बताइए, फटाफट से बताइए। बताइए बताइए भाई। बच्चे फास्ट सीखते हैं यदि यूजफुल हो चीजें उनकी रियल लाइफ में। फैक्ट है ये तो भाई, रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो लर्निंग तो वो तेजी से सीखेंगे। बाकियों को फिट करके देखो, नहीं हो पाएगा, फॉरगेट कर जाएंगे। यूजफुल इन अ क्लासरूम, यदि कोई चीज क्लासरूम में ही यूजफुल है तो वो भूल जाते हैं। तो हमारा लर्निंग के सही तरीके से, और ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजफुल है अगर क्लासरूम में तो भूल ही जाएंगे, कोई इसकी तुक नहीं बन रही। रिकॉल कर लेंगे, यानी याद आ जाएगा उनको, यदि क्लास वर्क से ही सिर्फ जुड़ी हुई है बात। तो क्लास वर्क से नहीं, जीवन से जुड़ी हुई है तो रिकॉल ना करेंगे, सिर्फ दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, मेमोराइज कर लेंगे, रट्टे लगा लेंगे। यदि कल्चरली न्यूट्रल है, कल्चरली न्यूट्रल का मतलब हो गया उनके कल्चर से कोई संबंध नहीं है, वो सभी के लिए न्यूट्रल है, जीरो है, तो वो भी खराब है बात। तो लर्न यूजफुल, लर्न फास्ट, चिल्ड्रन लर्न फास्टर। भाई कब फास्टर सीखते हैं, जब वो याद करते हैं, नहीं, जब वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें सीखते हैं। तो बच्चे अधिगम तेजी से करते हैं यदि वास्तविक जीवन से उसको जोड़ दिया जाए, रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए। कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए लर्निंग। ये कहीं पे नोट बना करके आप लिख भी सकते हो, है ना, आज की स्लाइड में, कि लर्निंग शुड बी कॉन्टेक्चुअल। लर्निंग शुड बी कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल बोले तो संदर्भ में होता है अधिगम। एक संदर्भ होगा, एक कॉन्टेक्स्ट होगा। अधिगम संदर्भित होना चाहिए। भाई एक संदर्भ से, कॉन्टेक्स्ट से, एक रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है आउट ऑफ नो वेयर, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहां पे हम लिख सकते हैं डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं होनी चाहिए अधिगम। इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट ही नहीं जुड़ रहा, जीवन से ही, संदर्भ से ही नहीं जोड़ पा रहे बच्चे के, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा क्या कह रहे हो। तो असंदर्भित नहीं होनी चाहिए लर्निंग, असंदर्भित नहीं होनी चाहिए लर्निंग, नहीं, संदर्भित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए लर्निंग। क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए लर्निंग। बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संदर्भ में पढ़ाना है बच्चों को, कभी भी चीजों को जोड़ के उसके जीवन से। लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, अधिगम को अच्छा या समृद्ध किया जा सकता है यदि, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, भाई ओपन में भी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही दे रहा है ना डिग्री आपको, तो नॉन फॉर्मल हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा रेगुलर कोर्स है या फिर डिस्टेंस वाला कोर्स है, दोनों हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही तो होती है ना, इग्नू वगैरह भी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। प्रीति नाम ले लिया भाई आपका, ठीक है। आद्या, मेरे को तो लग रहा, आप तो जुलाई के लास्ट में बोल रहे हो, मेरे को लग रहा कि एग्जाम से 2 दिन पहले होगा। ऐसा नहीं होता सान्या, ऐसा इवन उसके केस में भी नहीं हुआ, केंद्रीय विद्यालय के केस में भी, जो कि 2 महीने में एग्जाम इन्होंने अनाउंस करके ले भी लिया, सिलेबस भी चेंज कर दिया, सब कुछ। वो भी मैंने, मुझे याद है 8 तारीख को शायद खत्म कर दिया होगा, और वो मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम समय था। मेरी मदर का तभी वो सर्जरी हुई थी, रिवीजन सर्जरी, एंड शी वॉज विद मी इन दी सेम प्लेस जहां पे मैं क्लासेस लेती हूँ। और बहुत लोगों का आना जाना था, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था, सिलेबस भी चेंज था बिल्कुल। तो उसमें भी लेकिन मैंने 8 तारीख को सिलेबस खत्म करा दिया था। पहला जो एग्जाम होना था शुरू, वो शायद 16 से होना था, तो उसमें भी 1 हफ्ता पहले, और पीआरटी के तो और लेट होने थे। तो ऐसा नहीं होता कि पेपर से 2 दिन पहले सिलेबस खत्म होगा, वो भी कराया जा सकता है, बट ऐसे इतनी टेंशन ना लो। देखो क्लासेस 2-2 घंटे की लगाई थी,
क्वेश्चन पेपर तो आपको इनफ मिल जाएंगे यहीं से, मॉक टेस्ट वगैरह भी। रात को 9 बजे वाली प्रैक्टिस ज्वाइन कर लो यूट्यूब पे, और कुछ नहीं तो। चलिए जी, हाँ यूट्यूब पे बिल्कुल क्लास से भाई आज। दीपा धन्यवाद। नहीं नहीं, अगर आप प्रीवियस बैच में हो अंजनी तो इनफ है। हाँ बीपीएससी अदर स्टेट्स वाले भी डाल सकते हैं अब। चले आगे बढ़े। कनिष्का कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू रीड माय कमेंट्स। यार मिस हो जाते हैं। नंदिनी धन्यवाद। चलिए खैर, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, मिक्स्ड में रॉन्ग होते हैं ना, वो भी प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएंगे। तो लर्निंग कैन बी एनरिच्ड, यानी सीखने को समृद्ध। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जब टॉपिक किया होता है तो आपको चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन जैसे मिक्स्ड होती हैं चीजें और आपने उतना रिवीजन नहीं किया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर मिक्स्ड में। ठीक है ना कृति। चलिए आगे। अरे बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, टेंशन ना लो। 3 दिन पहले सिलेबस खत्म करा दें ताकि रिवीजन और सेल्फ स्टडी हो पाए। यार आप कहो तो मैं कल करा दूं सिलेबस खत्म। सीटेट का कोई सिलेबस है, वो तो मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ इतने अच्छे से, देख रहे हो। लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, एक मैराथन देख जाना, टेंशन ना लो, हो जाएगा, 30 दिन पहले हो जाएगा। सीखने को समृद्ध किया जा सकता है यदि सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट्स। यानी वास्तविक दुनिया से यदि जीवन को जोड़ दिया जाए, वास्तविक स्थितियों से जोड़ दिया जाए, उन ऐसे उदाहरण दिए जाए कक्षा में और बच्चों को मौका दिया जाए एक्टिव रहने का, बातचीत करने का, तो अधिगम समृद्ध बनेगा, एनरिच्ड एनवायरमेंट मिलेगा, लर्निंग के लिए कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिलेगा। है ना। मतलब क्या हुआ इसका, इसको भी आप नोट डाल के कहीं लिख सकते हो कि एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए लर्निंग के लिए। वी शुड क्रिएट, यानी वी मतलब एज टीचर्स एंड पेरेंट्स, वी शुड क्रिएट conducive environment, conducive और enriched environment, और enriched environment for learning। यानी अधिगम के लिए कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, जो समृद्ध वातावरण जिसको हम कहते हैं, फॉर लर्निंग। भाई बच्चा, अगर आप देख रहे हैं हर टाइम शोर शराबा है, वो उसकी सीट हिलती रहती है बच्चे की, मेथड्स अच्छे नहीं है ना, तो आप अच्छा एनवायरनमेंट दे कहां रहे हैं बच्चे को। सीखने का सही माहौल आपने दिया ही नहीं, तो उस सही माहौल जहां बच्चा फल फूल सके उसी को कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं। है ना। हमें बोले तो शिक्षक व अभिभावकों को माता पिता या जो भी गार्जियंस, सीखने का या सीखने के लिए समृद्ध वातावरण या परिवेश का की रचना या का निर्माण करना चाहिए। सिंपल बात है, ठीक है ना, हो जाएगा सुधार। थोड़ा तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, वो आप मिस कर जाएंगी वहां। तो टीचर्स को और पेरेंट्स को कॉन्ड्यूसिव या एनरिच्ड एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट जो बच्चों को बढ़ावा दे, कॉन्ड्यूसिव हो, उसके लिए मददगार समृद्ध साबित हो, एनरिचमेंट लेकर के आए, जिसमें उसको उस तरह के चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हैं, अच्छे एक्टिविटीज हैं, उसको समझा जाए, उसकी लर्निंग स्टाइल को समझा जाए, माहौल ऐसा हो, भाई एक शांत रूम मिला है बच्चे को जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी उसको नहीं लग रही है, अच्छी किताबें मिली हैं, पढ़ने के लिए सारी चीजें, तो मतलब एनवायरमेंट ऐसा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है, चाहे साइकोलॉजिकली माँ बाप उसको अब्यूज नहीं कर रहे हैं या टीचर्स बहुत परेशान नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं उसका किसी भी तरह से, तो वो सब चीजें क्या है, वो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट हो गया। है ना। धन्यवाद शालू। ठीक है भाई,
नहीं, टफ कुछ नहीं होता अगर आप मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख रहे हैं। लोग DEET+B में 2-2 महीने 3-3 महीने भी पढ़ करके नंबर लेके आए, जो कि अच्छा कंपटीशन है, मैं मानती हूँ। इसमें आप टेंशन ना लें। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास। सिर्फ टीचिंग एड ज्यादा यूज करने से ही लर्निंग अच्छी नहीं बन जाएगी। ओवरऑल आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट बनाना है। टीचर्स जब डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं, ड्यू अटेंशन इज पेड टू पेरियोडिक टेस्ट, यानी सिर्फ टेस्ट पे अटेंशन है नहीं भाई, उसको हम कहेंगे एक समृद्ध वातावरण जो वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। यानी ये तीनों ऑप्शन इंक्लूड हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही बात सही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए एक बार और फिर बताइएगा। बताइए फटाफट से बताइए। नहीं रीमा, नहीं शुभम, भर दो, कोई बात नहीं है। अगर अपियरिंग में भी हो भर दो, देख लेना क्या एक्सपीरियंस रहता है। हो जाएगी मोना। अभी तो सब दे सकते हैं, कनिका यूपी वाले भी, देश भर से आप कहीं से भी हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बार सीटेड दिवाली जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीपा। हाँ बिहार में लेंगे जहां तक एग्जाम तो ये लोग। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर सो जाना जाके। I mean, सोना मतलब, तो 9 बजे की भी क्लास है आपकी यूट्यूब पे भी। हाउ चिल्ड्रन लर्न, यानी अच्छा मेरे को ना एक बार कमेंट करके बताना, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन पूछूंगी, इंटरेस्टिंग है। हाउ चिल्ड्रन लर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सही नहीं पूछा, गलत है। तो आपको पहचान के बताना है कि लर्निंग के बारे में कौन सी बात गलत है, वो जो लर्निंग के फीचर्स किए थे वहीं से। ठीक है ना, ठीक है ना शिखा, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसकी लो। ठीक है निलय, इज रॉन्ग एंड इट इज करेक्ट। आई एम कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट बट आई कैन अंडरस्टैंड योर टीचिंग। कितनी खुशी की बात है शोभा, ये इच्छा होती है सीखने की, विल है ये आपकी, जो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं बन रही है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कह लीजिए जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जो भारतवर्ष में समझ आ जाती है। जो भी इंसान थोड़ा बहुत बॉलीवुड देखता है, जो भी इंसान थोड़ी हिंदी इंग्लिश ठीक से सुन लेता है, तो उसको मेरी भाषा समझने में मुझे नहीं लगता समस्या होनी चाहिए। और सीखने पे जब हमारा फोकस रहता है तो फिर भाषा बैरियर नहीं बनती, रुकावट नहीं बनती। हाँ ठीक है किरण, बिल्कुल सही है। देखो सीटेट में आप लिमिटेड पढ़ते हो, अगर सीडीपी की भी बात करूं, बाकी में आप इतना पढ़ते हो, सीटेट में आप इतना पढ़ते हो। हालांकि वो इतना भी अब इतना हो चुका है बढ़ के, नहीं तो ये चैप्टर में नहीं कराती थी पहले, बहुत शॉर्ट में 4 लाइन में खत्म हो जाता था बस, कि लर्निंग एक्टिव होती है, सोशल होती है, खत्म कहानी। मोटिवेशन को अलग से पढ़ लेते थे। देखिए तो कौन सी बात सही नहीं है, चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, यही बात हमने की थी ना आज, कि सिर्फ कक्षा में ही सीखना होता है। तो फिर फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग का क्या हुआ, जो कहीं भी सीख ले रहे हो आप, है ना। तो बच्चे सिर्फ कक्षा में या स्कूल में सीखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, ये एकदम खराब बात है। बच्चे कहीं से भी सीख सकते हैं, जब वो खेल रहे हैं दोस्तों के साथ वहां भी सीख सकते हैं इनफॉर्मली। जब वो कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं नॉन फॉर्मली, तब भी वो सीख सकते हैं। जब वो स्कूल रेगुलर आ रहे हैं वो तब भी सीख सकते हैं फॉर्मली। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी, बिल्कुल सही बात है, यानी मेच्योरिटी का ही उदाहरण है कॉग्निटिव रेडीनेस, कि वो जब संज्ञान से दिमाग से तैयार होते हैं, मेच्योर होते हैं, तब वो उस लेवल की सीख पाते हैं। एक 5 साल के बच्चे को आप न्यूटन के लॉज नहीं पढ़ाते हो, क्योंकि वो अभी कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, मेच्योर नहीं है उस चीज को सीखने के लिए संज्ञानात्मक रूप से। कई बार वो हो सकता है कि आप 5 महीने के बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाते हो, क्योंकि वो अभी फिजिकली मेच्योर नहीं है। तो मेच्योरिटी एज के साथ आती है। चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। यही तो लर्निंग स्टाइल्स की बात हमने की थी, डिफरेंट तरीके सीख सकते हैं बच्चे, वो तो 3 मुख्य थे। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, यदि बच्चा प्राकृतिक रूप से ही मोटिवेटेड है, उसका मन आ गया, उसको इंटरेस्ट आ गया, अभी कि आप पढ़ाते हो तो अच्छा लगता है, किसी सब्जेक्ट में मन लगता है दूसरे में नहीं लगता, क्योंकि मोटिवेशन वहां शायद उतनी ना हो, किसी भी रीजन से, आपकी पर्सनल हो, टीचर की वजह से हो, वॉट एवर। तो तीनों ऑप्शन सही है, बस ए ही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत है। आई थिंक ये आखिरी सवाल आपका होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपका ये लर्निंग का जो भी कॉन्सेप्ट कल से आज तक हमने किया है, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। कमेंट जा रहा है पिंकी, सबके कमेंट्स लेना संभव नहीं होता, नॉट नहीं होता तो तीनों सही थे। फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं देता, कुछ और बदल के देता थोड़ी लैंग्वेज। कोई बात नहीं सोनी, यही तो प्रोसेस का हिस्सा है ना, एक दिन में आप पूरा सीख जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाएंगे सब सही हो जाएगा। गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीखना है, एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है ना, कल बात की थी हमने। कावेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भाई, बताइए फटाफट।
बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। चलें आगे बढ़ें। बी ऑप्शन कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, समझते हैं क्या कहानी है। चलें, देखिए बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, अगर हम बात करते हैं यहाँ, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज, यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां बच्चा एक्टिव रहता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर, यानी जब कुछ इंफॉर्मेशन भर दो उसके दिमाग में तब होती है, तो इसको एक्टिव थोड़ी कहेंगे, ये तो पैसिव हो गई या रूट मेमोराइजेशन हो गया। लर्निंग रेफर्स टू मेमोराइजेशन, अरे रे रे नहीं नहीं नहीं, चेंज, एक्टिव चेंज इन वंस बिहेवियर नहीं, वो सिर्फ व्यवहारवादियों की परिभाषा है। जब परिभाषा पूछे तब उस तरह से आप जा सकते हो कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो सिर्फ व्यवहारवादियों का पर्सपेक्टिव है। हम आज के समय में रचनावाद ऐसा नहीं मानता। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपॉन इट। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? सिंपल देख लो। लर्निंग इज गवर्न्ड प्रीमियरली बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नहीं, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बल्कि एफर्ट प्रैक्टिस ज्यादा होती है लर्निंग में, तो बायोलॉजिकल से ज्यादा जो रीजन है वहां पे, तो कई बार सोशल भी हो जाता है, हालांकि दोनों ही है, कंपेयर करना गलत होगा। तो जब बच्चा सक्रिय रूप से किसी चीज को करने में इन्वॉल्व होता है तब वो लर्निंग एक्टिव कहलाती है, अपने एनवायरमेंट में जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। चलिए बताइए, कोई और समस्या, कुछ और कहीं दिक्कत आ रही हो समझने में तो? नहीं तो आज आपकी छुट्टी करेंगे यहीं, और मोटिवेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर है। यदि कल की छुट्टी है तो मेरी तरफ से भी छुट्टी है, अगर कल की छुट्टी नहीं है तो मेरी तरफ से भी छुट्टी नहीं है, तो वो आप टाइम टेबल में देख लीजिएगा। वैसे तो छुट्टी है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि कल ऑफ है। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। 30 आ रहा है सीडी पे, अरे बढ़िया है, कोई टेंशन ना लो यार। चलो 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया। 4 आउट ऑफ 5 दीपा कह रही हैं, कृति कह रही हैं 5, नंदिनी क्या कह रही हैं? क्या आप बताएंगे कि इंग्लिश और हिंदी में मार्क स्कोर कैसे करें? नंदिनी, हिंदी में अगर जो सर पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से भी आपने पढ़ लिया तो बढ़िया स्कोर आ जाएगा आपका। और अगर मैं बात करूं, ऐश्वर्या कह रहे हैं ये 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, इतनी खुशी चाहिए हमें। छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना है कि आज अच्छे समझ में आया, इस बात पर खुश रहिए और अपनी आगे की पढ़ाई कीजिए मोटिवेटेड होकर के, ठीक है ना? 30 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो क्या करें? निकिता अभी रुक जाइए, अभी बहुत कुछ है उसमें पढ़ने को, और प्रीवियस ईयर साथ में लगाइए, है ना? टेंशन ना लो अभी से। और वो एक समझ बिल्ड करनी पड़ती है, पूरी पेडागोजी पढ़ के वो लर्निंग ग्रेजुअल है ना, एक आपका माइंडसेट तैयार होता है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व करने लगते हैं। जो 100 नंबर की आप बात कर रहे हो D+P की, तो उसके लिए एक माइंडसेट अभी चलने दो, प्रोसेस का हिस्सा हो आप। प्रीवियस ईयर करो, जो हुआ है कोर्स में उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करो, जो नहीं मिल रहा है उसका गूगल का सहारा लो, क्योंकि एक टाइम के बाद सिलेबस अनलिमिटेड हो जाता है अगर हम देखें तो। ठीक, तो आप लोग किस समय सोते हो? कोई कमेंट करके बताएगा? सब करके बताओ। तौफीक बहुत बढ़िया, किस समय सोते हो आप लोग? फटाफट से बताओ। सोने का समय, बस सोने का समय बताओ, कल पूछूंगी उठने का। 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 4। यार सब्सक्रिप्शन ओवर होने के बाद राहुल नहीं होता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी के बाद नहीं होते हैं वीडियोस अवेलेबल, है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है शुक्ला, गुड टू गो है। कोई कह रहे हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इमोशन दृष्टिकोण क्या है? सुरभि ये मैं कराऊंगी अभी, जो बाकी लोगों का D+P वगैरह या आगे के एग्जाम्स के लिए जिनकी पढ़ाई होगी उनको लर्निंग के अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए जाएंगे। सीटेट में उतनी जरूरत नहीं है, जनरली आपको मानना है कि रचनावादी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है, जो बच्चों को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, जबकि व्यवहारवादी जो है वो प्रैक्टिस, एफर्ट, रटना, इन सब पे चले जाते हैं। ठीक है जी, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से। 11:30, 1 मिनट, 2 बजे कौन सो रहा है भाई? 1 मिनट शुरू से पढ़ने दो। अरे यार बहुत सारे कमेंट निकल गए। 1 मिनट, आप तो बहुत ज्यादा लोग हो यार, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, डराओ मत।
एक मिनट रुकना। 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 11, 12, 10, 9, 11, 9 वाला कौन है ये? आयुषी। 2 बजे सुबह के शैलजा, 12 बजे 11:30 खुशबू, 11 बजे, 11, 1, 12, 11, 1 या 2, सुधा कह रहे हैं 2, 11, 2, 3, 11, 11, 10, 12, 11, 12, 1 बजे, 1 बजे, पौने 12, 11 बजे, 11 बजे, 12, 12:30, प्रतुल कह रहे हैं 2 बजे, 3 बजे, एक ड्यूटी है, बताइए रागिनी। 12 बजे, 10 बजे, 10:30, 10:30, 10:30, 11, 11:30, 11 लास्ट। सुबह 5 बजे सोते हो, ड्यूटी करते हो? ये तो आप तो मेरी जैसी बातें कर रहे हो भाई। 12 बजे बताएंगे कौन सा एग्जाम है मेरी, वो बताओ मुझे। 12, 11, 12, 11, 12, 1 बजे सोते हैं। कोई हिंदी के बारे में पूछ रहा था, तो हिंदी जो सर करा रहे हैं, इंग्लिश में भी जो सर करा रहे हैं, सिर्फ उतना भी कर लोगे बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। नहीं तो किताबें आती हैं, एक हिंदी में आती है, एक आदित्य पब्लिकेशन की, और वो साथ में ले सकते हो। उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। इंग्लिश के लिए भी कोई भी एक किताब उठा लेना, बख्शी बख्शी और बहुत सारी चलती हैं। 11 बजे, 2 बजे, बट वो हिंदी वाली बहुत अच्छी किताब है। 4 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, अंजुम खान कह रही हैं 12 बजे, 11 के बाद सोते हैं अजय कह रहे हैं। मतलब 10 बजे वाले तो बहुत कम लोग हैं, 11, 12, 1 वाले ज्यादा हैं, 2 या 3 वाले भी कुछ लोग हैं, लेकिन 11 से और 1 के बीच में मैं देख रही हूँ आप लोग ज्यादातर लोग सोते हैं। 9 o'clock प्रिया कह रही हैं, बहुत बढ़िया। पौने 11, 12 बजे के बाद। आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ पुष्पेंद्र, यही क्वेश्चन था। 11 से 1, 11 से 1, 12 से 1, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12। हाँ मतलब 11 से 1 के बीच में सबसे ज्यादा लोग हैं जो सोते हैं। चलिए ठीक है, आजकल समय दुनिया सब बदल गया, क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कब सोती हूँ मानसी? मेरा जनरली 4 बजे, 5 बजे, और कई बार नहीं भी सोती हूँ अगर अगले दिन कुछ काम होता है तो। जैसे आज मैं बताती हूँ आपको, आज मुझे बहुत जरूरी काम था एक, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ, तो मैं सोई हूँ 2:30 बजे। कल से उठी हुई थी, तो आज दिन में मैं दोपहर में 2:30 बजे सोई हूँ, और शाम में 6 बजे, 6:30 बजे उठी हूँ, और जस्ट आपके साथ मेरी जो हाउस हेल्प है उनको बोला है, बस नाश्ता किया बहुत ही स्पीड में। सोच लो आप, 6, 6:30 उठ के इंसान 7 बजे क्लास लेनी थी अगर, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हुई हूँ आज। तो बस उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। तो मेरा फिक्स नहीं होता, हर दिन का एक अलग रूटीन होता है कई बार, बट जनरली मैं अगर 4-5 बजे सो रही हूँ तो दोपहर में उठूंगी। कई बार ऐसा होता है 7 बजे सो रही हूँ तो भी दोपहर या शाम तक ही उठूंगी, तो डिपेंड करता है। कई बार नहीं भी सो रही हूँ 2-3 दिन तक, तो थोड़ा सा खराब रूटीन है, बट ठीक है। मुझे अभी उस लेवल पे पढ़ाई नहीं करनी है जिस लेवल पे आप कर रहे हैं। मैं मजे के लिए पढ़ लेती हूँ, या ऑलरेडी चीजें जो हैं ठीक है स्थिति, लेकिन पढ़ने वाले लोगों के लिए ठीक है आपका जो रूटीन है उस हिसाब से, है ना। मतलब मैं मजे के लिए पढ़ूंगी, आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, 2 चीजों में अंतर होता है। चलिए, मतलब पढ़ाना मुझे भी पेपर के लिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस और वो 2 अलग चीजें हैं, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं, तो वो किसी भी टाइम हो जाए चलता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बातें हो गई आज तो। अभी 9 बजे भी मिलना है, टेक केयर। अब कल छुट्टी है जहां तक है।